सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज में कहना मुझे आपसे ये है कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बहुत तेजी से कम हो रही है, जो इदारों की जानिब से एक अलार्मिंग सिचुएशन करार दी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अगर पानी का बेदरेग इस्तेमाल और पानी का ज़ियान ना रोका गया तो आने वाले चंद सालों में दीगर इस्तेमाल तो एक तरफ, पीने के पानी की भी किल्लत पैदा हो सकती है। जुडिशल वाटर कमीशन भी काम कर रहा है और इदारे भी जैसे तैसे कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें भी तो कुछ करना है। घरों में अंधाधुंध पानी ज़ाया होता है, शहरी गाड़ी धोते हैं, ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, घरों की टैंकियां पानी से भर जाती हैं, कई कई घंटे मोटर चलती रहती है, उसको कोई भी बंद नहीं करता। किचन में बर्तन धोने के दौरान अमूमन खवातीन नल बंद करना ही भूल जाती हैं। ऐसी बहुत सी लापरवाहियां हैं जो हम और आप रोजाना की बुनियाद पर करते हैं और हजारों गैलन पानी ज़ाया करके अपना मुस्तकबिल खतरे में डाल रहे हैं। तो आप भी सोचिए जरा, इस जानिब थोड़ी तवज्जो दीजिए और पानी के इस्तेमाल में जरा एहतियात बरतिए। आगे बढ़ते हैं जी। वजीर खजाना हाशिम जवां बख्त ने अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में खताती नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया है, जबकि सूबाई वजीर खजाना ने कहा है कि फनकारों के काम को मजीद प्रमोशन देने की भी जरूरत है। वहां देखते हैं क्या हालात रहे, मरवान से चौधरी की रिपोर्ट में। लाहौर अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम लोहो कलम के नाम से खत्ताती नुमाइश 7 रोजा नुमाइश का इफ्तिताह सूबाई वजीर खजाना मखदूम हाशिम जवां बख्त ने किया। नुमाइश में कैनवस पर इस्माए हुस्ना और आयात मुबारका को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। सूबाई वजीर ने खत्ताती के काम को बेहतरीन करार दिया। मखदूम हाशिम जवां बख्त ने कहा कि फन की प्रमोशन के लिए जो कर सका करूँगा। इस फन के फरोग के लिए हम जो कुछ भी कर सकें कम है। आप लोग हकीकी मानी में हमारा असासा है। अल्लाह करे कि आने वाली नस्लों में भी यही शौक़ पैदा हो, इसको फरोग मिले। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमन राय ने कहा कि तकरीब का मकसद खत्ताती के काम को प्रमोट करना है। सो द पर्पस ऑफ पुटिंग इट टुगेदर कि आपकी जो यंगर जनरेशन है वो कैलीग्राफी की तरफ राग़िब हो सकें। एक ये सदियों से चलती हुई फन भी है और ट्रेडिशन भी है। नुमाइश में मुनीजा हाशमी और दीगर ने भी शिरकत की। शुरका ने खत्ताती के काम को लगन और आला तख्लीकी सलाहियतों का हामिल करार दिया। रंगों के हसीन इम्तिजाज और आला फनी महारत को बरोए कार लाते हुए मुसव्विरों ने अरबी रस्मुल खत को निहायत उम्दगी से कैनवस पर पेश किया तो देखने वाले दाद दिए बगैर न रह सके। कैमरामैन जहीर अहमद के साथ मरवान से चौधरी, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, खताती की नुमाइश की कुछ झलकियां आपने देखी हैं जो कि यकीनी तौर पर मेहनत करने वाले हाथों का जीता जागता सबूत था। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं जी पोलियो के हवाले से, जो कि पाकिस्तान में सिफर नहीं हो रहा और अभी तक देखा जा रहा है कि केसेस मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी असना में इंसदादे पोलियो प्रोग्राम पंजाब पोलियो के खात्मे के लिए सरगर्म हो गया है, जबकि पोलियो मुहिम 21 से 25 सितंबर तक दोबारा से शुरू होगी। CEO हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि कोरोना के बायस पोलियो मुहिम में खासा डिले भी हुआ और मजीद कहा है कि आइंदा मुहिम में कोताही बरतने वालों को माफ नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ बाकायदा एक्शन होंगे। सज्जाद कासमी की रिपोर्ट देखते हैं। पोलियो फ्री पंजाब की जानिब पेशरफ्त इंसदादे पोलियो प्रोग्राम पंजाब की जानिब से तकरीब आलमी इदारा सेहत की नुमाइंदा डॉक्टर उजाला नैयर और मीडिया ऑफिसर वासिफ भट्ट को ब्रीफिंग दी गई। पंजाब इंसदादे पोलियो मुहिम की इंचार्ज सुंदस इरशाद का कहना था कि दिसंबर तक पोलियो की ट्रांसमिशन रोक देंगे। मुहिम का आगाज कर दिया गया है। हमने जुलाई में एक छोटा राउंड किया था, अगस्त में हमने 33 जिलों में किया है। अब हम सितंबर ऑनवर्ड दिसंबर तक हर महीने हर जिले में बल्कि हर घर तक अपनी पोलियो टीम को पहुंचाएंगे। CEO हेल्थ अथॉरिटी लाहौर डॉक्टर शोएब खान गुरमानी ने कहा कि पोलियो मुहिम में कोताही बरतने वालों को माफ नहीं करेंगे। पुअर परफॉर्मर्स हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी अब सख्ती से हम ले रहे हैं। जिस तरह लास्ट पोलियो कैंपेन हुई थी, हमने जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के खिलाफ जो पुअर परफॉर्मर्स उनके खिलाफ एक्शन लिया, किसी को शोकाज किए, कुछ लोगों को टर्मिनेट भी किया। मुहिम में वालिदैन हमारा साथ दें। टाइप 2 के बाद लाहौर में पोलियो टाइप 1 के वायरस ने भी सर निकाल लिया है, जिससे इंसदादे पोलियो मुहिम प्रोग्राम को मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ सज्जाद काजमी, लाहौर न्यूज़। ऐसी रिपोर्ट आपने देखी है। पोलियो मुहिम का दोबारा से आगाज होने जा रहा है, तो ऐसे में मुझे आपको यही कहना है कि आपने अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाने हैं, लेकिन उसके साथ साथ
एक जिम्मेदारी आपने ये भी निभानी है कि अगर आपके आसपास कहीं भी आपका कोई भी जानने वाला, कोई मोहल्लेदार अगर पोलियो मुहिम के खिलाफ है, पोलियो कतरे बच्चों को नहीं पिलाते, तो आपने उनको कन्विंस भी करना है कि ये बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं मैदान तालीम से। खबर आपको मुझे ये देनी है कि तालीमी बोर्ड्स में ग्रेडिंग का नया निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट नए निज़ाम के तहत आएगा। इस बार तलबा की पोजीशन का ऐलान होगा, ना ही कोई तकरीब सजाई जाएगी। डिटेल्स क्या है, आतिफ परवेज की रिपोर्ट में देखते हैं। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से इम्तिहानात में ग्रेडिंग का निजाम फाल हो गया। पहली बार नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को पोजीशन के बजाय ग्रेड दिए जाएंगे। तमाम तालीमी बोर्ड्स की जानिब से रिजल्ट तैयार। नए निजाम के तहत रिजल्ट कार्ड्स पर तलबा के नंबर और ग्रेड मौजूद होंगे। चेयरमैन लाहौर बोर्ड रियाज हाशमी कहते हैं कि तमाम बोर्ड्स में पोजीशन की बजाय ग्रेडिंग होगी। तलबा के एजाज में कोई तकरीब भी नहीं होगी। ये परसेंटाइल स्कोर की बुनियाद पर रिजल्ट इशू हो रहा है और ये पिछले साल से ही गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है और इसमें हम ग्रेडिंग दे रहे हैं। पोजीशंस अनाउंस नहीं हो, कोई तकरीब नहीं होगी और ये डिसीजन पूरे पंजाब का, पंजाब हुकूमत का है, ये एक बोर्ड का नहीं। चेयरमैन लाहौर बोर्ड ने बताया कि साइलिन की सहूलत की खातिर एक और सर्विस का आगाज किया गया है। अब घर बैठे ट्रैकिंग से फाइल का स्टेटस चेक किया जा सकता है। ऑनलाइन ट्रैकिंग इसकी कर सकते हैं। आप कहीं भी बैठे हैं घर में, तो उसका तरीका यह है कि जो ही आपकी दरख्वास्त जमा हो जाएगी किसी भी काम के लिए बोर्ड में, तो आपको उसी वक्त एक ऑटो जनरेटेड जो है SMS आपको किया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी ये दरख्वास्त आज की तारीख में जमा हुई है और इसका ये ट्रैकिंग नंबर है और आप जब भी चाहें। नाज़रीन, तालीम के मैदान से खबर आपने जान ली है। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, दो बहुत ही अहम मामलात पर बात करने हैं। एक तो जी मेरा आपका हम सबका मुश्तरका मसला महंगाई, जिस पे अक्सर हम बात करते हैं, जो कि थमने का नाम नहीं ले रही। आटे की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, इस पे बात करेंगे। और इसके खास तौर पर जो दूसरे मरहले में हमने बात करनी है जी पॉलीथिन बैग्स के हवाले से, जो कि एक हमारे पूरे पाकिस्तान का क्या पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, जिसके साथ साथ हर गुजरते दिन के साथ हम देखते हैं कि कोई ना कोई बीमारियां, हमारी ज़मीनी, हमारी फ़ज़ाई आलूदगी उसकी वजह से बढ़ती जा रही है। हाई कोर्ट में मामला पहुंचा, उसके बाद जो है वो बैन कर दिया गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होता दिखाई नहीं दे रहा। अभी भी शहर में जगह जगह उन्हीं प्लास्टिक के शॉपर्स पे आपको खाना भी मिलता है, आपको सब्जियां भी मिलती हैं। आप किसी भी छोटे मोटे जनरल स्टोर पे चले जाएं, वहाँ पे आपको अशियाए ज़रूरिया भी मिलती हैं। बड़े स्टोर्स ने ठीक है नॉन वूवन बैग पर वो आ गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी ऐसी शहरियों की तादाद है जो कि अभी तक पॉलीथिन बैग्स इस्तेमाल करिए। इस मामले पे बात करते हैं। पहले जी हमारे साथ जाहिद आबिद मौजूद होंगे, जिनसे हमने जानना है जी चक्की मालिकान की जानिब से 2 रुपये आटे की कीमत बढ़ा दी गई है। यानी पहले 74 रुपये किलो मिलता था, अब 76 रुपीज़ kg आपको आटा मिलेगा। जाहिद आबिद बताइएगा, एक बार फिर से अज खुद कीमत बढ़ा दी गई है। आज बिल्कुल जब से नई गंदम आई है, नई गंदम की फसल आई है, ये सिलसिला बतदरीज जारी है और 2-2, 4-4 रुपये करके कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और बिल आखिर ये अब कीमत 76 रुपये फी किलो पहुंच चुकी है आटे की कीमत चक्की पर। इस सिलसिले में जो चक्की मालिकान का मौक़िफ़ है उनमें बड़े वो वजाहत के साथ कहते हैं कि जी इस वक्त ओपन मार्केट में जो गंदम है वो महंगी हो चुकी है, 2300-2400 रुपये फी मन तक उसकी कीमत पहुंच चुकी है। इसलिए हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि इससे कम रेट पर आटा फराहम करें। अब 76 रुपये तो चक्की पर आटा फराहम किया जा रहा है, जबकि हुकूमत की जानिब से जो रेट मुकर्रर किया गया है तो 860 रुपये 20 किलो थैले का, वो थैला कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता। तो ये एक चक्की का आटा जो होता है ये लोग एक ख़ास अपने जायके के लिए और एक ख़ास टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो लोग सफ़ेद आटा फ्लोर मिल्स का नहीं इस्तेमाल करना चाहते वो चक्की का आटा ख़रीदते हैं, जो कि सेहत के लिए भी बेहतर ख्याल किया जाता है। जाहिद आबिद, मुझे ये बताइए कि मुसलसल ये मामला देखा गया है जब से नई गंदम भी आई है कि आटे की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो ये जो चक्की मालिकान है ये जो कीमत मुकर्रर करते हैं कि इनकी अपनी जानिब से की जाती है या फिर इसमें कोई हमारी ज़िला इंतज़ामिया का भी रोल होता है कीमतें मुकर्रर करवाने में?
आज जी इसमें कीमत मुकर्रर करने में कोई ऐसा ज़िला इंतज़ामिया या कोई और इंतज़ामी ओहदेदार इसके फार्मूले में शामिल नहीं होता, लेकिन जब देखा जाता है कि कीमतों में मसलसल इजाफा हो रहा है तो ज़िला इंतज़ामिया के लोग या महकमा खुराक के लोग चक्की मालकान के साथ बैठते हैं और इसका कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन चक्की मालकान के पास बिल्कुल एक जमा तफरीक का हिसाब किताब होता है, 2 + 2 = 4 का। वो कहते हैं जी हमने इतने की गंदम खरीदी है, इतनी हमारी पिसाई आई है, इतनी हमारी बिजली का बिल है, तो ये हमें रेट पड़ रहा है, हम अपना ये मुनाफा रख रहे हैं, आप अगर कम करवाना चाहते हैं तो हमें बता दें, हमें आटा गंदम सस्ती फराहम कर दें, हम आटा गंदम जो है सस्ता फराहम करना शुरू कर देंगे। तो ये एक ऐसा फार्मूला जिसमें इंतजामिया बिल्कुल बेबस नजर आती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद, आप हमारे साथ मौजूद रहे। कीमतों को रेगुलेट करने के लिए सरकार का चक्की मालिकान के साथ कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, इसलिए जिसकी अपनी मर्जी है वो अपनी मर्जी की कीमत देता है और उसके बाद जो है वो खरीदारों की मजबूरी बन जाती है जो कि चक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे जी पॉलीथिन बैग्स के हवाले से। पॉलीथिन शॉपर बैग जो आप किसी भी सब्जी की दुकान पे जाते हैं वो आपको सब्जी डाल के दे देते हैं, आप किसी जनरल स्टोर पे रुकते हैं, आपको वहाँ से अशिया ज़रूरिया वो शॉपर्स मिलती हैं, वो इतना ख़तरनाक है कि ज़मीन उसको एक्सेप्ट नहीं करती। ज़मीन इवन के लोहे को भी खा जाती है, लेकिन वो जो प्लास्टिक का शॉपर बैग है 900 साल ज़मीन लगाती है उसको डिज़ोल्व करने के लिए। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हर इंसान, जीता जागता बंदा जो है वो 1 साल के दौरान एक क्रेडिट या डेबिट कार्ड होता है, उसके जितना प्लास्टिक वो अपने खाने के साथ खा जाता है, जो कि कैंसर समेत बहुत सारी मुज़र बीमारियों का बायस बनते हैं। हमारे नाले बंद हैं, हमारी जो सीवरेज का निज़ाम है बुरी तरह से तबाह हो चुका है। वजह क्या है? शॉपर बैग्स का इस्तेमाल, जगह जगह उनको फेंक दिया जाता है जिसकी वजह से सीवरेज के मसाइल सामने आते हैं। शॉपर बैग्स को जलाया जाता है, ऐसी गैसेस उससे पैदा होती हैं कि फ़ज़ाई आलूदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और एक 5वां सीज़न स्मोक भी हम लोगों को जो है वो उसका भी अजाब हर साल देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ जो है वो हाई कोर्ट में जैसे मामला पहुंचा, फिर बैन तो हो गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, अभी कितना करने की ज़रूरत है काम, इन तमाम मामलों पे बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फैज़ न्याजी साहब हैं आप, और दरख्वास्त गुजार हैं इनके साथ एक अबूजर सलमान खान न्याजी साहब हैं। इन दोनों की जानिब से ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचाया गया था, बाकायदा तौर पर इस केस को परसू किया गया था कि ये बहुत ख़तरनाक मामला है और अब इस पे ऑर्डर्स होने चाहिए। इन्हीं से आज हमने बात करनी है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। फैज़ साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपको कैसे ख्याल आया, क्या आपने सोचा, क्योंकि बहुत सारे मामलात हैं और जिस पे हम लोग बिल्कुल आंखें मूंदे बस चलते चले जा रहे हैं। देखिए, इस पे इंटरनेशनल बॉडीज़ की काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं जो ये जो प्लास्टिक बैग, जो पॉलीथीन बैग है, इसको कहते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जिसका मतलब है कि एक दफ़ा इस्तेमाल होके ज़ाया हो जाता है, इसका फिर से इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इस पे UN की काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं, इस पे इंग्लिश जो इन्वायरमेंटल एजेंसी है उसकी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं जो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हाईलाइट करती हैं। आपने फ्लडिंग की बात की या माहौल की आलूदगी की बात की, कराची का हमने फ्लड देख लिया, ब्लॉकेज की वजह से सड़कों पे पानी आ गया। आपको मैं बताऊं 1988 में बांग्लादेश में इस तरह का एक फ्लड आया था एंड इट वाज डेवास्टेटिंग फॉर द कंट्री। द रीजन फॉर दैट फ्लड वाज कि उनकी ड्रेनेज सिस्टम्स वर ब्लॉक्ड बाय यही प्लास्टिक बैग, सिंगल यूज प्लास्टिक्स, और उसकी वजह से सड़कों पे लोगों के घरों में पानी आने लग गया। तो इट वाज टाइम कि इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। एक हाई कोर्ट में, इसके आपको बता दूं, एक हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन फाइल हुई थी जिसमें 2002 का एक ऑर्डिनेंस है प्लास्टिक बैग्स पे, उसके खिलाफ हुई थी कि जी इसने पार्शियली बैन किया है, हुकूमत कंप्लीट बैन करे इसको। हुकूमत ने उस केस में अंडरटेकिंग दे दी थी आके कि जी हम इस पे लेजिस्लेट करके कंप्लीट बैन करेंगे, लेकिन हुकूमत ने वो लेजिस्लेशन अभी तक नहीं लेके आई। ये 2002 का ऑर्डिनेंस था जो 2018 के अंदर इसको अंडरटेकिंग दी गई 2019 में, और अभी तक हुकूमत किसी किस्म की लेजिस्लेशन नहीं लेके आई। तो इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन के अंदर इसको हाई कोर्ट लेके जाया गया, जिसकी वजह से ये शुरू में लाहौर और गिरदोनुमा के अंदर बैन हुआ, और अब कल मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम ने इन अ फिनोमिनल ऑर्डर उन्होंने पूरे पंजाब में इसका यूज जो है वो कम्प्लीटली बैन कर दिया है। इशफाक साहब, हमें ये बताइए कि इससे पहले भी हमने फैसला सुना कि लाहौर में इस्तेमाल नहीं होगा। अब इस फैसले का जो है ये सिर्फ पहले डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे हमने सुना था कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे, अब क्या ऑल ओवर हो गया है या अभी भी वही फैसला है कि सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टोर से आगाज किया जाए? नहीं, अब ये डिपार्टमेंटल स्टोर से बात काफी आगे चली गई है। अब हर जगह पर, इवन फार्मेसीज पर भी, ये भी कहीं भी पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब ने
ये अहकाम जारी किए हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने जहां पर जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी साहब को वाटर कमीशन का चेयरमैन बनाया, वहीं पर उन्होंने इन्वायरमेंटल कमीशन का भी उनको ही चेयरमैन बना दिया था। तो ये सारा जो काम है, ये इम्प्लीमेंटेशन है, ये जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी के अहकाम पर हो रही है। और उसके साथ साथ जब कल केस की समाअत हुई तो अबूदर सलमान खान न्याजी और फैज़ न्याजी साहब एडवोकेट कोर्ट में मौजूद थे। तो इन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि ठीक है, लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में तो पाबंदी के पर अहकाम आपने दे दिए हैं, अमल दरअमल भी किसी हद तक हो रहा है, लेकिन इसको पूरे पंजाब में कर दिया जाए। तो बुनियादी वजह यह है उसकी कि जो कराची की जो सूरत हाल हुई थी, ड्रेनिंग सिस्टम तबाह हो गया था, इसकी वजह से तो आने वाले दिनों में अगर बारिशें होती हैं तो ये पंजाब पूरे में मसला पड़ सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। फैज साहब, देखने वालों को क्या पैगाम देंगे आप? देखने वालों को ये पैगाम है कि अब इट्स हाई टाइम कि हम एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आएँ। हम खुद भी कोशिश करें कि अपने माहौल को वापस ठीक करें। मैला होगा तो हमारा अपना घर होगा, किसी और का नहीं होगा। इससे पहले कि इस लेवल, इस नौबत तक चीज़ें पहुंच जाएं कि उससे हम वापस ना आ सकें, इट्स टाइम कि हम अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें इसकी। और अगर ये प्लास्टिक बैग्स और सिंगल यूज प्लास्टिक्स जितने भी हैं, उन सारों का यूज जो है वो कम्प्लीटली खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया फैज साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, मैं ब्रेक पे जाऊंगी, लेकिन आपसे ये ज़रूर कहना चाहूंगी कि हमारी तौहीन नहीं होगी, हमारे शान में कोई फ़र्क नहीं आएगा अगर हम कोई भी चीज़ लेने के लिए जाते हैं, घर से बर्तन ले जाएं, बच्चे को घर से बर्तन लेके भेजें, कोई अपने घर में कपड़े के थैले बनवा लें या नॉन वुवन बैग रख लें, मुसलसल उन्हीं को बार बार इस्तेमाल करें। ख़वातीन है वो अपने बैग में रख लें, मर्द हजरात है गाड़ी में रख लें, बाइक पे रख लें, साइकिल पे, कुछ ना कुछ करें, लेकिन इसमें हमने और आपने भी जिम्मेदारी निभानी है ताकि इस मुसीबत से हम बच सकें। ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा हो रही हैं जो कि शॉपर बैग्स की वजह से, इनके इस्तेमाल की वजह से। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे आज हम सोशल मीडिया के हवाले से और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया से जुड़े जराइम के हवाले से, जो कि हर गुजरते दिन के साथ कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम हो गया है, लोग इसे अच्छे यूज़ की बजाय बुरे इस्तेमाल के लिए ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में जो आज हमने स्पेसिफिकली बात करनी है वो जी आप सबकी नज़रों से गुजरा होगा एक मामला, वो है जी फातिमा और अबशाम के हवाले से। ये कहानी का आगाज़ होता है कि जो फातिमा है मुतासरा लड़की, उसकी दोस्त की जानिब से कुछ सोशल मीडिया पर ट्वीट किए जाते हैं जिसमें उसने बताया है जी कि मेरी फ्रेंड है फातिमा जिसको ब्लैकमेलिंग का निशाना बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, और उसको बाकायदा रेप करने की, उसको कत्ल करने की, उसको मारने की, उसके वालिद साहब को मरवाने की धमकियां दी जा रही हैं। और इस तमाम मामले पर जो है वो उन्होंने हर दरवाज़ा खटखटाया है, वो FIA के पास गए हैं, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की है, उन्होंने इस केस को परसू करने की कोशिश की है, उन्होंने मुल्ज़िमान तक पहुंचने की, उनको गिरफ्तारी कराने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी इदारा उनकी सुनने को तैयार नहीं है। जिसके बाद ये फैसला किया गया कि सोशल मीडिया पर लोगों से मदद ली जाए, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे हैं कि गुजरपुरा ज़्यादती केस पर सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, लोगों ने वहां पर एक होकर दिखा दिया है, कौम बनकर दिखा दिया। तो इसी असना में ये फातिमा वाले केस में भी यही मामला है कि उनकी जानिब से कोशिश की गई है कि अब सोशल मीडिया से मदद ली जाए, लोगों को अपने साथ में लाया जाए, कुछ इदारों पर प्रेशर डेवलप किया जाए ताकि उनकी भी सुनी जाए और उनकी जानों को महफूज बनाया जाए। इस तमाम मामले पे हमने बात करनी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी नायाब गौहर जान साहिबा हैं, समाजी कारकुन है, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नायाब, सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छा कम बुरा ज़्यादा होता जा रहा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए हमें इसको इस तरह से एनालाइज करना है कि माशरे के अंदर जब भी कोई नया कोई मीडियम आता है, ख्वाह वो पहले जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आया था, अब सोशल मीडिया है, तो माशरती या समाजी जो रवैये हैं और जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों हैं वो उसके अंदर भी ट्रांसलेट होती बिल्कुल होती हैं। और हमारे माशरे के अंदर क्योंकि वैसे ही हमारा माशरा समझा जाता है कि यहाँ पर ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम और जेंडर बेस्ड वायलेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये सोशल मीडिया के ऊपर भी यही चीज़ ट्रांसलेट हुई है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि इनफैक्ट ये एक ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रांसलेट हुई है। अच्छा, ये फातिमा अबशाम वाले मामले पर आपकी क्या राय है? क्योंकि आपकी भी नज़रों से ये गुजरा है गुज़िश्ता चंद रोज से, ये बहुत ज़्यादा इशू बन चुका है इसका।
जी मैं तो राब्ते में हूँ मुतासरा लड़की के साथ भी, उसके वालिद साहब के साथ भी। मैंने देखा है कि वो किस कदर जो है वो ट्रॉमा से गुजरे हैं, और सिर्फ अभी नहीं, पिछले 1 साल से वो ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जो केस है ये अक्कासी करता है हमारे लीगल प्रोसेस की कंप्लीट एक फेलियर और ब्रेकडाउन की अक्कासी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कल भी मैं उनसे बात कर रही थी, उनके वालिद साहब से, जिनके करेज को मैं ऑनेस्टली सलाम पेश करती हूँ, क्योंकि वो 1 साल से मुख्तलिफ दफातर के वो चक्कर काट रहे हैं। कभी पुलिस स्टेशन जाते हैं, वो पुलिस स्टेशन भी गए। हाँ। जी, उनकी कहानी ये है कि ये जब शुरू हुआ मामला तो उसके बाद लड़कों मैं पहले भी आपको ये बताने लगी थी कि लड़के सोशल मीडिया के ऊपर थोड़े ज्यादा बोल्ड हो जाते हैं, बिकॉज उनको मेरा ख्याल है खतरा महसूस नहीं होता कि वो एक स्क्रीन के पीछे छुपे होते हैं ना। तो ये लड़का जो भी था, इसने यहाँ पर वैसे खतरा नहीं महसूस हो रहा है, तो बिल्कुल सोशल मीडिया पे क्या किसी को खतरा रहना है। बिल्कुल। तो हुआ कुछ यूं कि जी जब इस तरह की उसने बातें करना शुरू की, उसने ये कहा कि मुझे तुम पसंद हो। लड़की ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ रजामंदी जो खातून की है उसको तो कोई अहमियत ही नहीं दी जाती। तो उसकी अना पर यह बात आ गई, और लड़का वैसे भी उसका थोड़ा सा किरदार भी कुछ इसी तरह का है, तो उसने लड़की को डराना धमकाना शुरू कर दिया। और ये बात इतनी बुरी हो गई कि फाइनली जब मुतासरा लड़की अपने वालिद साहब के पास गई, अपने वालिदैन के पास गई, तो फिर उन्होंने पहली दफ़ा उन्होंने कोशिश की कि वो जाएं, पुलिस स्टेशन जाएं। नायाब, ये तो मामला है, लेकिन अभी ये जो हम फुटेजेस पिक्चर्स दिखा रहे हैं इसमें भी देखा जा सकता है बाकायदा तौर पर असलहे की नुमाइश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा बजाते खुद एक जुर्म है, और साथ में कुछ ऐसी भी वीडियो सामने आ रही है जिसमें ये लड़का बता रहे हैं कि हमारा दिल टूटे तो हम हड्डियां तोड़ देते हैं, हमारे असलहा बाकायदा वो दिखा रहा है। और उसने ये भी कहा जी 30,000 में लाहौर में कत्ल हो जाती है। ये सब चीजें क्या है? ये बिल्कुल इसी तरह का सिलसिला है। तो इस 1 साल में मैं मुख्तसरन आपको ये बताऊंगी कि उनके जो वालिद साहब हैं वो कम से कम नहीं तो कोई 10-12 दफ़ा डिफरेंट ऑफिसेज, FIA के दफातर, फिर समन कर लिया जाता था कि आगे चली जाती थी, उससे पहले पुलिस स्टेशन, इस तरह की चीज़ें होती रही। इसमें यह भी मेंशन करना इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने पहले उसको माफ़ करने की भी कोशिश की, माफ़ी मांगी उसने, लेकिन उसके बाद फिर वो उसी रवैये पे उतर आया। यानी कि वो तकरीबन 1 साल से उन्होंने इनकी जिंदगियां ब्लैकमेल करके, थ्रेट्स देके, रेप के थ्रेट्स देके तबाह, मतलब इतने ट्रॉमा से वो गुजरे हैं, और कोई लॉ इन्फोर्समेंट, कोई सिस्टम इनके साथ नहीं था। और कहा यही जाता है कि सिस्टम उनके साथ इसलिए नहीं था बिकॉज कुछ करप्ट ऑफिशियल्स ने दूसरी साइड से ब्राइब्स ले ली थी। तो अब मामला फिर आखिर में वो ये कहते हैं कि जब हम तंग आ गए, वो अपना घर उन्होंने शिफ्ट किया बीच में। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए कितना परेशान होगा कि उसने अपना घर छोड़ दिया, अपना घर मूव कर गए। फिर उन्होंने मुझे ये बताया कल कि जी जब एक लिमिट पर मैं आ गया तो मैंने ये सोचा कि जी अब ज़माना कोई कुछ कहे कि जी तुम बेटियों वाले हो, तुम ये हो, मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा, मैं डटा रहूँगा। और अब सोशल मीडिया के ज़रिए जब ये केस सामने आया, हम कारकुनान को भी टैग किया गया इसके अंदर, जिसकी वजह से फिर कुछ गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने हमें रीच आउट किया और मदद करने की बात की। लेकिन अच्छा नायाब, यहाँ पर यही से बात हम दोबारा से सिलसिला जोड़ेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी फातिमा से भी, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, और उनके वालिद साहब से भी, कि ये आपने बहुत अच्छा काम किया, इसमें आपकी कोई इंसल्ट नहीं है। एज आ सोसाइटी हमें अब खुद को बदलना होगा, हमें अपनी तरबियत दिखानी होगी। इस तरह के जो जराइम पेशा नासिर हैं, जब तक हम उनके खिलाफ आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे, हमारा सिस्टम हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। ये हम देख रहे हैं पिछले कई सालों। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने तरबियत की बात की, तो यहाँ पर मैं ये बात मेंशन करना चाहती हूँ कि जी हमारे माशरे में जब भी बात होती है तो तरबियत का लफ्ज़ हमेशा लड़की के साथ जोड़ा जाता है और बेटियों के साथ जोड़ा बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर हम जेंडर बेस्ड वायलेंस को देखें तो वो किसकी तरफ से ज़्यादा होती है? अगर हम रेप्स को देखें वो किसकी तरफ से ज़्यादा होती है? ये जो थ्रेट और ब्लैकमेलिंग, तो मैं ये समझती हूँ कि ये इस लड़के के जो वालिदैन हैं, ख़ासतौर पे जो वालिद साहब हैं जिनके सामने ये चीज़ें होती रहीं, ये तरबियत का भी एक मामला है ऑन द वन हैंड, और दूसरी तरफ ये हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के सिस्टम का एक कंप्लीट फेलियर। आप मुझे ये बताएं कि ये तो इनके पास सोशल मीडिया का एक्सेस था तो ये मामला वायरल हो गया। हमारे हर गांव में, हमारे अंडर प्रिविलेज जगहों में लड़कियां रेप के केसेस के बाद पुलिस स्टेशन जाती हैं तो पुलिस वाला हंसता है, FIR नहीं दर्ज करता,
कि जी इनको भी, बाय द वे ये मैं मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि आपने शर्म की बात की, इनको भी शुरू में ये एडवाइस दी गई कि वापस ले लें। नायाब दोबारा से यहीं से हम बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया जी खदीजा सदीकी साहिबा हैं और ये हमारी कौम की एक ऐसी बाहिम्मत खातून है जिन्होंने ऐसे मौके पर मुकदमा लड़ा था कि जब उनको सोशल इतना ज़्यादा प्रेशर था, जब वो अदालतों में जाती थी उनसे ऐसे ऐसे सवाल किए जाते थे जो दूसरी जानिब के वकील होते थे उनकी जानिब से, लेकिन उसके बावजूद मैं सलाम पेश करती हूँ इनकी हिम्मत को कि इन्होंने जो इनके साथ जुल्म हुआ था, इन पे छुरियों के वार किए गए थे, इनको मारने की कोशिश की गई थी, उस पर इन्होंने स्टैंड लिया और एक अपनी मिसाल आप बन गई हैं। खतीजा, बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, हमारे साथ होने के लिए। खतीजा, ये ख़वातीन के साथ जो मामलात हैं, चाहे हम रोड पे बात करें चाहे हम सोशल मीडिया पे बात करें, अभी ये गुजरपुरा वाला वाकया चल रहा है लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया पर तबाही मचाई हुई है लोगों ने खवातीन को हिरास करने के हवाले से। देखिए, ये हमारे सोसाइटल एटीट्यूड जो है वो इतने ख़राब हैं। हम अब देखें, चाहे वो कोई सा भी केस उठा ले, रेप हो, मर्डर हो, थ्रेटनिंग, ब्लैकमेलिंग, FIA का केस बन रहा हो या पुलिस का केस बन रहा हो, इस तरह के इतने केसेस हैं जो अभी भी दबे पड़े हैं और खवातीन जो हैं वो अभी भी उनमें इतना कॉन्फिडेंस और हिम्मत नहीं है कि वो सामने आके बात भी कर सकें। अभी ये वो केसेस हैं जो हद से बढ़ गए थे और उन्होंने हिम्मत पकड़ के थोड़ी सी अपनी सोशल मीडिया की सपोर्ट ले ली या फिर केस उनका खुद वायरल हो गया। तो मेरे ख्याल में तो ये तब तक हमारा जो है, जब तक हम लोग इन ऐसे अपने इंसिडेंट्स की तरफ अपना एटीट्यूड को नहीं बदलेंगे, ये इंसिडेंट्स होते रहेंगे और हमें यही लगता रहेगा कि जी इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन बात यह है कि हम किस तरह हमारा रवैया क्या होता है, हमारा माशरती किस तरह हम इसको देखते हैं, इन इंसिडेंट्स को किस तरह हम इनके बारे में बात करते हैं, कितनी सेंसिटिविटी के साथ बात करते हैं, वो चीज़ें डिटर्मिन करती हैं कि खातून जो है वो आएगी सामने कि नहीं आएगी। तो हमें अपना जो है माशरती रवैया बदलना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि कोई खवातीन जो खदीजा, आप बैरिस्टर हैं, मुझे ये बताइए कि अगर कोई बंदा किसी खातून को सोशल मीडिया पर उसके वालिद को मारने की या फिर उसको कत्ल कराने की या फिर उसके साथ रेप करने की अगर वो धमकियां दे रहा है तो इसके लिए हमारा कानून क्या कहता है? देखिए, ये तो सीधा सीधा FIA का केस बनता है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी जो है इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। हमारा 2016 का एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, क्योंकि अभी ये जो इंसिडेंट है ऐसा कुछ हुआ नहीं तो ये साइबर क्राइम के अंडर आता है और इसमें 3 साल की सजा भी हो सकती है अगर इसका जो है ये केस प्रॉपर्ली लेकर चले। और क्योंकि इस तरह के केसेस जब रिपोर्ट होते हैं तो उस पर पूरी जब कार्रवाई होती है, क्योंकि ये साइबर स्टॉकिंग में भी आ जाता है, इसमें इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है कि आप किसी और के अकाउंट से जो है वो हैक कर रहे हो और धमकियां दे रहे हो और अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बगैर ऐसा कर रहे हो। लेकिन वो जब सारा कुछ ट्रेस होकर एक बंदे के ऊपर आता है तो इसमें 3 साल की सजा भी हो सकती है। तो कानून हमारा मौजूद है। खदीजा, कानून हमारा मौजूद है लेकिन कानून तक पहुंचने में और उसे इम्प्लीमेंटेशन करने में जितनी मुश्किलात आती हैं आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपने क्या क्या मुश्किलात देखी उस केस के हवाले से, किस किस तरह से आप पे सोसाइटी का प्रेशर आया। ये सारी बातें बहुत ज़रूरी है करना। यकीनी तौर पर आपको वो बुरा वक्त याद होगा आज भी, लेकिन आप फातेह हैं, आप सर्वाइवर हैं, आप तमाम औरतों की हिम्मत बंधा सकती हैं। आप इस वक्त फातिमा की हिम्मत बन सकती हैं कि वो किस तरह से इस केस को आगे लेके चलें, किस तरह से जो है वो जुर्रत पकड़नी है। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो यही बताऊंगी कि मेरे केस में भी एग्जैक्टली इसी तरीके से मुझे थ्रेटन, ये मैंने फातिमा को भी बल्कि सारी बात बताई है कि मुझे भी हर तरीके से थ्रेटन किया जाता था, हरास किया जाता था, ब्लैकमेल किया जाता था पिक्चर्स को लेके और प्रॉपर तरीके से कैंपेन चलाई गई थी मुझे डिफेम करने की और मुझे हर तरह का मेरे पे तोहमत लगाने की। तो उस सब चीज़ों को फेस करना बहादुरी से, मैंने ये बहुत दफ़ा बोला है कि आपकी इज्जत जो है वो आपके हाथ में नहीं होती। औरत की इज्जत जो है वो हर कोई इज्जत छीनने की बात करते हैं, जी इस्मत दरी हो गई है, ऐसे टर्मिनोलॉजी से प्लीज़ मुझे लगता है कि हमें गुरेज करना चाहिए, क्योंकि जो ये हरकतें कर रहा होता है, जो ये जुर्म कर रहा होता है, उसकी इज्जत की बात होती है, ना कि जो जुर्म सह रहा हो।
तो मेरे ख्याल में मैंने जिस तरह सारी चीज़ों का सामना किया और फेस किया, सब खवातीन को हिम्मत के साथ आगे आना चाहिए। जितना ये फातिमा केस लेकर आई है उसका सारा क्रेडिट जाता है वालिदैन को। जब आपके वालिद साहब आपको सपोर्ट करते हैं और आपकी हिम्मत बन के, आपका बाजू बन के आपके पीछे खड़े होते हैं, तब आप जो है किसी कुव्वत से नहीं डरते, तब आप किसी कोई ताकत आपको पीछे नहीं धकेल सकती। तो आपके वालिदैन का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। मेरे भी वालिदैन का बहुत मेरे साथ सपोर्ट है, जिसकी वजह से मैं हिम्मत के साथ आगे आती गई और लड़ती गई और बगैर किसी खौफ और बगैर किसी डर के मैंने अपना केस लड़ा। तो ये ब्लैकमेलिंग, ये थ्रेटनिंग, ये जो है ये इन लोगों का काम होता है, लेकिन जब तक इनको एक्सपोज नहीं किया जाएगा, जब तक इनको ये नहीं दिखाया जाएगा कि अगर तुमने ये किए मेरे साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया खतीजा सदीकी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर करने के लिए। नायाब, यकीनी तौर पर जब तक इनको रोका नहीं जाएगा, आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, इन मामलात को बहादुरी से नहीं देखा जाएगा, कुछ नहीं बदलने वाला। बिल्कुल, लेकिन मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगी, खदीजा मेरी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी दोस्त हैं और बिल्कुल जिस तरह आपने कहा वो एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेव और एक बहुत बहादुर बाहिम्मत लड़की हैं। इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बिल्कुल जिस तरह उन्होंने कहा कि जी उनके पास भी उनके वालिदैन की सपोर्ट थी और फातिमा के पास भी उनके वालिद साहब की सपोर्ट है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा वालिदैन को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है माशरे के साथ साथ, क्योंकि देखिए हर लड़की जो है वो इतनी खुशकिस्मत नहीं होती। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो डरती हैं, बहुत ही हसास मामलात हैं, वो ये सोचती हैं कि उनके वालिदैन की इज़्ज़त के ऊपर आंच आएगी, उनकी इज़्ज़त के ऊपर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उनकी बहनें, मैंने ऐसी तक चीज़ें सुनी हैं कि जी मेरी बहनें छोटी जो अनमैरिड हैं उनसे शादी कौन करेगा। ये हैं वो समाजी रवैये जिनको अब 21वीं सदी के पाकिस्तान में उनके लिए कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। क्यों ऐसा है कि जो इंसान मुतासरा है, जिसके साथ ये जराइम हो रहे हैं, जिसके जो इतने ट्रॉमा से गुजरा है, उसकी इज्जत को कैसे हम कह सकते हैं कि उसकी इज्जत कम हुई है? इज्जत तो उसकी खराब हुई ना जिसने ये बुरा काम किया है, जिसने ये जुर्म किया है। वो लड़का जो असला दिखा रहा है उसको सिर्फ अपनी अना की वजह से, जो उसको रेप करने के थ्रेट्स भेज रहा है, आप ये डर, ये खौफ इमेजिन करें। ये बताइए कि नायाब इस मामले में अब पेशरफ्त क्या हुई है, क्योंकि आप उनके साथ कांटेक्ट में भी हैं और बाकायदा जो है वो आपका बातचीत भी चल रही है। जी देखिए, अभी तो मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल जिस तरह उनके वालिद साहब ने कहा कि हम फेज़ 1 से गुजरे हैं, विच इज़ के अरेस्ट हो गया। ठीक है, अब हमें पता है पाकिस्तान का जो इंसाफ का निज़ाम है उसके अंदर अगर हम इस फेज़ 1 तक पहुँच भी जाएं तो आगे जाकर कन्विक्शन होना और सज़ा मिलना है, जो कि एक ज़्यादा मुश्किल फेज़ है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर रेप, फॉर एग्जांपल रेप केसेस की कन्विक्शन के अदादोशुमार देखें तो वो 3% से भी कम है। ठीक है, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो ट्रायल में ही नहीं जाते। तो देखिए हमारे 2 मरहले पूरे हो गए, लड़कियों ने रिपोर्ट किया, बहुत अच्छी बात, वालिदैन ने उनका साथ दिया, और दूसरा मरहला हो गया कि जी अरेस्ट हो गया। अब हम जब कोर्ट केस में जा रहे हैं तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आगे क्या कार्रवाई होती है, आगे जो जजेस हैं, जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, वो किस तरह से इसको देखते हैं। और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा कि क्या इसी तरह लड़की के भी किरदार के ऊपर सवाल किए जाएंगे, क्या जो एविडेंस पेश की जा रही है उसको, या फिर इस तरह की भी एक प्ली ली जा सकती है कि लड़के की मेंटल हेल्थ का इशू है। ये भी एक ऐसी ये बहन की जानिब से बयान दिया जा रहा है, तो मैं अब शाम साहब की जो भी बहना है मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी, खुदारा इस तरह के जो जराइम है इनको अगर रोकना है तो फिर हमने, चाहे वो हमारे बहन भाई हैं, चाहे कोई भी है, अगर उसने जुर्म किया है तो उसे प्लीज सजा मिलने दीजिए। अगर आप उससे कह रही हैं जी कोई नफ्सियाती मसला है तो वो सारे मामला खुल के सामने आ जाएंगे कि कितनी बार आप उसको माहिर नफ्सियात के पास लेके गई हैं या फिर कौन सी दवाएं खिला रही है। ये सिर्फ बयानात तक मामला 3 दफा बात हुई ना, देखिए 3 दफा बात हुई, 3 दफा उनके वालिदैन के साथ भी बात हुई। तो लेट्स सपोज अगर कोई नफ्सियाती मसला था भी तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उनको डॉक्टर के पास लेके जाया गया, उनका इलाज क्यों नहीं करवाया गया, उनका जब मामला अदालत में पहुंचेगा, बिल्कुल एक नफ्सियाती मरीज से असला क्यों नहीं वापस लिया गया, उनका सोशल मीडिया का आप कैसे आजाद इतना छोड़ सकते हो किसी नफ्सियाती मरीज को। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं जी ज़ैन अली कुरैशी साहब है, एडवोकेट हैं, आप साइबर क्राइम के ज़ैन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ लेट हो गए आप, लेकिन बहुत अहम मामला था, शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अब साइबर क्राइम कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि ये जो साइबर क्राइम बढ़ने की जो सबसे बड़ी वजूहात हैं वो ये है कि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमने ऑनलाइन एक्टिविटी को कैसे मॉनिटर करना है, तब तक मैं समझता हूँ कि इस तरह के क्राइम्स में कमी नहीं आ सकती। अब जैसे इस केस के हवाले से बात की जाए तो देखा जाए तो इसमें सबसे पहले जो मैं समझता हूँ कि एक
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पेरेंट्स पे आती है कि उनका बच्चा कर क्या रहा है। ये उनको देखना चाहिए था कि एक बच्चा जो है अगर वो वेपन्स इस्तेमाल कर रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस को शेयर कर रहा है, और ये वीडियोस जो थी ये तो काफी दिनों से वायरल थी और इतना शोर जो था पूरे मुल्क के अंदर जो था वो फैल चुका हुआ था कि ये जो इस किस्म की जो हरासमेंट है ये जारी है। और सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो पेरेंट्स हैं उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने उसको क्यों नहीं रोका। सेकेंडली मैं समझता हूँ कि ये जो हरासमेंट के मामलात हैं और स्पेशली जो ऑनलाइन हरासमेंट है जिसपे ख्वातीन की बेशुमार जो कंप्लेंट्स हैं वो सामने आई हैं। अच्छा मुबज्जिल ज़ैन, माजरत मैं आपको बात को कट करी हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि अब इस मामले में कानून क्या कहता है, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं साइबर क्राइम के। उसने धमकी भी दी है मारने की, उनके वालिद साहब को मारने की, वो असलहे की नुमाइश कर रहा है और उसके साथ साथ वो उसको रेप की धमकियां दे रहा है। कानून क्या कहेगा? देखिए, इस हवाले से सेक्शन 24 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट बड़ा क्लियर है। अगर कोई शख्स किसी को इंटीमिडेट करे, थ्रेट करे, हरास करे, और बेसिकली सेक्शन 24 इज साइबर स्टॉकिंग, उसके अंदर बड़ा क्लियरली बताया गया है कि अगर कोई भी शख्स ऐसा कोई कदम उठाता है जिससे किसी शख्स की रेपुटेशन को खराब किया जाए, उस शख्स की जो है उसको इंटीमिडेट किया जा रहा हो, हरास किया जा रहा हो, तो उसमें सजा जो है वो 3 साल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझता हूँ ये है कि देखें, अब तो कल ये न्यूज चल रही थी जी गिरफ्तारी हो चुकी है। असल चीज गिरफ्तारी नहीं है, असल चीज तो सजा है। सजा जब तक नहीं मिलेगी तो कैसे डेटरेंस आप क्रिएट करेंगे सोसाइटी के अंदर? अगर आप चाहते हैं कि जो हमारी ख्वातीन जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो इस तरह की हरासमेंट से बचें। करीबन कब से है करियर में आप? मैं ऑलमोस्ट मुझे साइबर के जो केसेस देखते हुए मुझे 5 इयर्स हो चुके। अच्छा, 5 साल में कितने साइबर के ऐसे केसेस आपने देखे जो सजाओं तक मामला पहुंचा? बिल्कुल सही। ये 2016 में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो था 2016 पाकिस्तान में आया। अगर हम वहां से शुरुआत करें तो बहुत कम केसेस हैं। जैसे नायाब ने बताया, बहुत कम ऐसे केसेस हैं जो आपके सामने आएंगे कि जिसके अंदर आपको सजाएं होती नजर आई होंगी। और स्पेशली जो ऑनलाइन हरासमेंट के केसेस हैं उनके अंदर होता क्या है कि अगर केस दर्ज हो भी जाए तो जो मदई होते हैं, जो कंप्लेनेंट होते हैं, उनको प्रेशराइज किया जाता है फैमिली सर्कल से कि आपकी बदनामी हो जाएगी। बहुत मुआशरा क्या, हमारी तरबियत क्या, मामलात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं, तो इनको ठीक करना होगा। इसी पे बात करेंगे जी। फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं आप विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक अथॉरिटी भी बनाई गई है, लेकिन उसके बावजूद खवातीन को पूछने वाला कोई नहीं है। फातिमा साहिबा, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें ये बताइए कि ये हमारी खवातीन को महफूज बनाने के लिए विमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट बन रहे हैं, अथॉरिटीज़ बन रही हैं, उसके बावजूद हर गुजरते दिन के साथ हम अपने आप को गैर महफूज मजीद महसूस कर रहे हैं। देखिए, बेसिकली इदारे बनाए गए खवातीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो पंजाब प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, वुमेन एक्ट जो 2016 में, और इसमें खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितने कवानीन है, अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि अगर ये होता है कि आपका पता है निज़ाम हमारा जिस तरह से है वो सुस्त रवि। फातिमा साहिबा सुन पा रही हैं तो बताइएगा, आप फरमा रही थी इस हवाले से। ठीक है, हमारे देखिए कवानीन हर जगह पे मौजूद हैं, इदारे भी बनाए गए हैं, लेकिन हमारे जब हम हमारे पास कोई केस आता है और आगे वो अदालत में चला जाता है, अदालत में जब जाता है तो उसका जो सिस्टम है वो इतना सुस्त है कि विक्टिम जो है उसका इंसाफ का वेट करते करते वो दरमियान में या तो केस में इसकी खुद कर जाती है, या वो मतलब ये कि जिस तरह का हमारा सिस्टम वो जाना ही पसंद नहीं करती। तो बात ये है कि ये खवातीन के जितने भी मामला हैं इनको स्पीडी कोर्ट में रखना चाहिए ताकि इसका स्पीडी जस्टिस हो। और जो भी तरह से खवातीन को वर्क बेस पे अरेस्ट कर रहे हैं या उनके साथ फातिमा साहिबा आप एक अच्छी पोजीशन पर हैं, पूरी अथॉरिटी की आप चेयरपर्सन हैं। मुझे ये फरमाइएगा कि आपकी जानिब से कोई ऐसी सजेशन दी गई गवर्नमेंट को, कोई इस तरह के मामला उनके आगे उठाए गए, कोई लेटर लिखा गया कि भाई ऐसा होता है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए? जी बिल्कुल, हमने लेटर भी लिखा है और हम ये एक तो खवातीन के एक तो हरेसमेंट के, दूसरा ये कि तेजाब गर्दी के जो केसेस आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसके लिए हम लेजिस्लेशन करा रहे हैं। क्योंकि अगर एक औरत के ऊपर तेजाब फेंका जाता है और 2-2.5 महीने 3 महीने बाद उस बंदे की जमानत हो जाती है, तो ये तो इस तरह से तो औरत जो है वो बहुत इजी टारगेट है उसके लिए, क्योंकि वो उसे मारना नहीं पड़ा, तेजाब फेंका और काम कर दिया।
हम चाह रहे हैं कि लेजिस्लेशन जो है, हमारे जो कवानीन है अब वो इतने बोसीदा और पुराने हैं, उनमें लेजिस्लेशन दोबारा से होने की जरूरत है और अथॉरिटी जो है वो अपने प्लेटफॉर्म से इन कवानीन को बदलने के लिए सारी सजेशन इकट्ठी करके जो पूरे पंजाब से हमने डाटा लिया है और हम इसको असेंबली में लेके जा रहे हैं ताकि इस लॉ को हम दोबारा से इस पे गौर करें कि कहाँ कमी है, जो मुजरिम है वो छुप जाता है और वो जो खातून है जिसके साथ वो जुल्म होता है वो। फातिमा साहिबा मुझे ये बताइएगा कि गुजरपुरा केस की हम बात करें या फिर अभी ये फातिमा वाला केस हमारे सामने आ रहा है, फातिमा से आपकी बात हुई हो फोन पे या फिर आपने मुलाकात की हो उनसे या फिर उनके वालिद साहब से, क्योंकि गुजरपुरा केस में तो जो खातून है वो नहीं आना चाहती सामने, इसलिए हम लोग उनकी ना शनाख्त जाहिर करते हैं ना उनसे बात करने की हम लोग भी कोशिश बिल्कुल नहीं करते। लेकिन फातिमा और उनके वालिदैन से आपने मुलाकात की कोशिश की या आपकी कोई बात हुई फोन पे? देखिए, जो गुजरपुरा वाला केस है से मेरी उनसे बात हुई, उनकी फ्रेंड से बात हुई, क्योंकि वो खुद खातून बात नहीं करना चाह रही थी। वो डिटेल बात हुई, वो मैंने इदारों को बता दी। वो जरूरी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम ऑन कैमरा या ऑन टीवी नहीं बता सकते। बाकी फातिमा के जो है इनके फादर से बात हुई है मेरे डीजी की और हम इस केस को हमने टेकअप कर लिया हुआ है। इंशाल्लाह वेरी सुन हम उनकी फैमिली के साथ मिलकर। फातिमा साहिबा क्या आपकी मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी डीजी साहब के अलावा, क्योंकि आप चेयरपर्सन हैं, आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, आपके पास एक इदारा है, आप चला रही हैं उसको। जी बिल्कुल, मेरी मुलाकात आज उसके साथ है। आज क्योंकि मैं मुल्तान गई भी थी, मेरा एक विजिट था और ये इंसिडेंट हुआ, चौहान साहब इसको देख रहे थे, मेरे डीजी ने बात कर ली उनके फादर से, ये सारा हमने ही करवाया है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया फातिमा साहिबा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जैन, अब हमें ये बताइए कि क्या करना होगा, कैसे मामला ठीक होंगे? देखिए, मैंने तो ओवरऑल अपनी प्रैक्टिस के अंदर जो हम साइबर के केसेस देखते थे उसमें ये देखा कि जो ऐसे ऑफेंडर्स होते हैं दे आर रिपीट ऑफेंडर्स। अगर इनको सजा नहीं मिलेगी, ये खौफ नहीं होता ना, बिल्कुल तो खौफ नहीं, और फिर ये करते ये हैं कि ये उसी खातून के साथ जब अगर ये इनको सजा ना मिले तो ये दोबारा उस किस्म की हरासमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तो हम जब भी कानून साजी की बात करते हैं तो हमें ये देख लेना चाहिए कि असल में प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे जो ऑलरेडी लॉज मौजूद हैं हम उनको तो इम्प्लीमेंट नहीं करते, और हमारा मसला ये है कि अगर हम अपने लॉज को इम्प्लीमेंट कर लें अच्छे तरीके से तो हमें नए कवानीन बनाने की जरूरत ही नहीं है। जब आपके पास कानून मौजूद है जिसमें 3 साल सजा मौजूद है तो हमें अब आना चाहिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि हम कैसे अपनी इन्वेस्टिगेशन बेहतर करें, अदालतों का निजाम बेहतर करें। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नायाब गौहर, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आपसे मैंने बस यही कहना है कि जुल्म होता है लेकिन बात वही होती है कि आपने जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होना है और आवाज बुलंद करनी है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। अब हमने आपकी मुलाकात करवानी है कुछ खास मेहमानों से। वो बहुत खास इसलिए हैं कि वो सारी की सारी खवातीन हैं और खेल के मैदान में अपना लोहा मनवाना चाहती हैं, बल्कि मनवा भी रही हैं। बात करूंगी जी मैं पूरे पाकिस्तान की खवातीन इतने मुश्किल हालात में, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले हम सोशल मीडिया पर या फिर खवातीन की हिरासमेंट पे बात कर रहे थे। हालात खवातीन के लिए गैर महफूज, लेकिन उसके बावजूद हमारी खवातीन बाहर निकलती हैं, मुख्तलिफ मैदानों में अपना लोहा मनवाती हैं। तो फिर सोचिए कि अगर ये हालात हमारे लिए महफूज तरीन हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान की खवातीन क्या क्या कर सकती हैं और पूरी दुनिया में किस तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं। मुलाकात में आपकी करवाऊंगी जी। 4 बहनें हैं हमारे साथ जो कि वेट लिफ्टिंग से इनका ताल्लुक़ है और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली बहुत सारे मुकाबलों में हिस्सा ले चुकी हैं और कितने ही मेडल्स हैं जो इनके पास मौजूद हैं। इन्हीं से जानेंगे हम कि किस तरह से सफ़र का आगाज़ हुआ था और अब आगे कौन कौन सी मंजिलों को पाना है। हमारे साथ मौजूद हैं जी साइबल सुहेल हैं, वेट लिफ्टर हैं, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी ट्विंकल सुहेल, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं वेरोनिका, ये भी वेट लिफ्टर हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और ये चारों बहनें हैं और चारों की चारों बहनें वेट लिफ्टिंग के मैदान में ख़ुद को मनवाना चाहते हैं। साइबल, हमें ये बताइए कि ये आगाज़ कब हुआ था कि सब बहनें एक ही फील्ड में, बड़ी वाली कौन सी हैं सबसे? जी बड़ी सबसे मैं हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स में आगाज़ जो है वेट लिफ्टिंग का वो ट्विंकल ने किया। अच्छा, ट्विंकल दूसरे नंबर पे है?
मैं थर्ड नंबर, ये थर्ड नंबर। अच्छा, तीसरे नंबर वाली ने पहले आगाज किया था। चले फिर हम उन्हीं से शुरू करते हैं। हमें ये बताइए कैसे हुआ आगाज? एक्चुअली मैं फर्स्ट ऑफ ऑल साइकिलिंग करती थी, तो मेरा ये मतलब मेंटली मैं रेडी थी कि मैंने इस तरह की गेम करनी है जो सबसे अलग हो। तो मैं शुरू से वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग करती थी। मैंने कबड्डी का भी वर्ल्ड कप इंडिया में खेला और उसके बाद मैंने 2015 में गोल्ड मेडल लिया पावर लिफ्टिंग में और मुझे पाकिस्तानी फर्स्ट वुमेन का लक़ब मिला। उसके बाद मैंने ओशिनिया पैसिफिक पावर लिफ्टिंग में 240 केजी वेट उठाकर सिंगापुर में 4 गोल्ड मेडल लिए। उसके बाद दुबई में होने वाली। कितने साल हो गए, कितने साल पुरानी बात बता रही हैं आप? एक्चुअली मैं तकरीबन 3 इयर्स पुरानी बात बता रही हूँ। अच्छा, 3 साल। और वैसे मुझे टोटली गेम करते हुए तकरीबन 8 साल हो गए मैं। ठीक, यानी 8 साल से आप इस फील्ड में हैं। जी। फिर आपके बाद कौन आया इस फील्ड में? मेरे बाद साइबल ने स्टार्ट किया। साइबल, आपको कैसे लगा कि बहन जो है वो अच्छा नाम रोशन भी कर रही है, खेल के साथ मुंसलिक है? आपने कैसे फैसला किया कि मुझे भी वेट लिफ्टर बनना है? स्टार्टिंग मैंने साइकिलिंग से की, मैं साइकिलिंग करती थी, तो उसके साथ साथ ट्विंकल ने जब वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस गेम में लगा। तो मैंने भी स्टार्ट किया। नेशनल चैंपियन हूँ मैं पिछले 5 साल से। ओशिनिया पैसिफिक पावर लिफ्टिंग जो कि सिंगापुर में हुई थी 2017 में, वो मैं ट्विंकल गए थे, उसमें मैंने 4 गोल्ड मेडल लिए। 47 कैटेगरी में खेली थी और मैं 200 केजी वेट उठाया और मैंने 4 गोल्ड मेडल विन किए। उसके बाद एशियन बेंच प्रेस चैंपियनशिप जो कि 2018 में हुई थी, उसमें हम चारों बहनों ने पार्टिसिपेट किया। मैंने ब्रॉन्ज मेडल विन किया और हम चारों बहनों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है वेरोनिका, आपने कब शुरू किया? आप छोटी हैं सबसे? जी, मैं 4th नंबर पे हूँ। अच्छा, तो आपको बहनों ने कहा कि आप भी इस साइड पे आ जाओ, अम्मी अब्बू ने कहा, या फिर आपका अपना फैसला था? नहीं, पहले मैं एथलेटिक्स करती थी, तो मैं वो ट्रेनिंग वगैरह करती, तो एक दिन इनके क्लब गई, तो इनकी ट्रेनिंग देख के मुझे भी अच्छी लगी ट्रेनिंग। मैंने कहा ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। उसके बाद फिर मैंने वैसे ही स्टार्ट की, तो सर ने कहा कि तुम्हारी गॉड गिफ्टेड है तुम्हें वेट लिफ्टिंग। तो फिर मैंने भी स्टार्ट कर दी। फिर मैं दुबई में गई 2018 में, तो ये एशियन बेंच प्रेस चैम्पियनशिप, तो इसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया और उसके बाद मैंने नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लिया और अभी साउथ एशियंस गेम जो हुई हैं उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें भी काफ़ी पाकिस्तान का नाम रोशन। ट्विंकल, हमें ये बताइए कि कुछ आपको वेट लिफ्टिंग में स्पेशली कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है? जैसे हम लोगों को कुछ भी खाना होता है, बिरयानी भी खानी है, हमें जंक फूड भी खाना है, क्रेविंग भी होती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है या सब कुछ चलता है? नहीं, अगर हम लोगों को खुला खाना मतलब वो होता है कि हमें वेट गेन करना होता है, पर हम लोग ज़्यादा जब भी हमारे कैंप्स या हम लोग ट्रेनिंग में हम लोग ये यंग फूड सारे बंद कर देते हैं। बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, ऐसी चीज़ें, बिरयानी, ऐसी चीज़ें हम लोग बहुत कम कर देते हैं। हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम लोग बॉइल्ड चिकन लें और कीमा लें, इस तरह की मतलब प्रोटीन वाली और अच्छी डाइट लें। और जैसे हम लोग खुद भी, मतलब मुझे नहीं लगता बाकी लड़कियां ये खाना पसंद करती हैं, पर हम लोग सीरी, पाए, बोंग, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। ठीक, क्योंकि ये इसमें हाई प्रोटीन भी होता है और हम लोग की ट्रेनिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा वेरोनिका, हमें ये बताइए आपके अब आपके ख़ानदान वाले दादा, जैसे कि साइबर बता रही थी, पहले नाराज़ होते थे कि ये लड़कियाँ क्या काम में पड़ गई हैं, अब खुश होते, अब अप्रिशिएट करते? जी, अब तो सारे चाचू वगैरह भी अप्रिशिएट वगैरह करते हैं। और ये कि जब हम दुबई से मेडल्स वगैरह लेकर आते थे ना, बाजी वगैरह सिंगापुर वगैरह से, तो दादा अब्बू खुद एयरपोर्ट पे आते थे लेने, रिसीव करने आते थे और छोड़ने भी जाते थे। अब तो दादा अब्बू की डेथ हो गया, तो हम लोग ये अपने सारे मेडल दादा अब्बू को ही डेलीकेट करेंगे। और जब मैं ये सैफ गेम्स हुई थी ना मराईमंड, तो मैं नेपाल गई, तो मैं इतना मिस कर रही थी ना कि एंड पे दादा अब्बू ऐसे प्यार वगैरह करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ट्विंकल रही, साइबल, वेरोनिका, आप सबका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको बेस्ट ऑफ लक के इसी तरह मेहनत करती रहिए और इसके साथ साथ पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है, मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।